नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज हमारा सेकंड वीडियो है फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाके उसको देखिए। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच उससे आगे वाले पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें है हाइपरबोले एंड अंडरस्टेटमेंट। द फिगर ऑफ स्पीच और ट्रोप कॉल्ड हाइपरबोले, ग्रीक फॉर ओवरशूटिंग। ग्रीक में अगर इसका जो मीनिंग कहा जाए वो है ओवरशूटिंग, यानी बिल्कुल पार कर जाना किसी चीज़ को। हाइपरबोले इज़ बोल्ड ओवर स्टेटमेंट। इसमें हम किसी चीज़ को बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। और द एक्स्ट्रावेगेंट एग्रीगेशंस ऑफ फैक्ट और ऑफ पॉसिबिलिटी, यानी बहुत ज़्यादा एग्रीगेशन, अत्यधिक फैक्ट और पॉसिबिलिटी को हम इसमें दिखाते हैं हाइपरबोले में। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लिखा गया है, एन 100 years शुड गो टू प्रेज दाइन आइज एंड ऑन दाई फोरहेड गेज। यानी ये एंड्रू मार्वल की पोएम है, ऑन हिज कॉय मिस्ट्रेस से ये जो लाइन है ली गई है। इसमें वो कहते हैं कि एन 100 years शुड गो टू प्रेज, कम से कम 100 साल लगेंगे मुझे, या 100 साल चाहिए मुझे उसकी प्रेज यानी प्रशंसा करने के लिए। दाइन आइज़, अपनी प्रेमिका की आंखों के बारे में वो बात कर रहे हैं। एंड ऑन दाई फोरहेड गेज, और कम से कम 100 साल लगेंगे उसके माथे को निहारने के लिए। 200 टू अडोर ईच ब्रेस्ट, और कहते हैं कि उसके शरीर के बाकी अंगों को निहारने के लिए उन्हें लगेंगे 200 years, यानी 200 साल चाहिए उन्हें। बट 30,000 टू यूज़ टू द रेस्ट, यानी कम से कम 30,000 साल बाकी अंगों को निहारने के लिए उन्हें चाहिए होंगी। तो यहाँ पे हाइपरबोले का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है इस पोएम में, आप देख सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के कहना ही हाइपरबोले। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं जो था अंडरस्टेटमेंट। द कॉन्ट्ररी फिगर इज अंडरस्टेटमेंट। द ग्रीक टर्म इज मेयोसिस, यानी लेसनिंग, यानी कम करना, विच डेलिबरेटली रिप्रेजेंट समथिंग एज मच लेस इन मैग्नीट्यूड। ये ऐसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है जो कि बहुत ज़्यादा कम हो। बहुत बड़ी बात को हम कम आंकना, कम में हम उसे कह दें। और इम्पोर्टेंस देन इट रियली इज़, असल में उसका जो इम्पोर्टेंस है उसको भी कम में दिखाना। और इज़ ऑर्डिनरली कंसिडर टू बी। द इफ़ेक्ट इज़ यूजुअली आयरनिक, जिसका इफ़ेक्ट जो होता है उसका प्रभाव हमेशा आयरनिक होता है। सेविजली आयरनिक इन जोनाथन स्विफ्ट्स ए टेल ऑफ ए टब। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है जोनाथन स्विफ्ट का ए टेल ऑफ ए टब से। वो वहाँ पे कहता है, लास्ट वीक आई सॉ ए वुमेन फ्लेट एंड यू विल हार्डली बिलीव हाउ मच इट अल्टर्ड हर पर्सन फॉर द वर्स। तो इन लाइन्स में वो कहता है कि पिछले हफ्ते उसने देखा एक वुमेन को फ्लेट, यानी हम कह सकते हैं बिना कपड़ों के या बिना स्किन के। यहाँ पे वो तुलना करता है उसकी स्किन को। एंड यू विल हार्डली बिलीव हाउ मच इट अल्टर्ड हर पर्सन फॉर द वर्स। कहता है कि किसी स्त्री की अगर केवल चमड़ी निकाल दी जाए या फिर किसी भी इंसान की, तो उसके अंदर केवल ब्लड एंड जो बोन है वही हमें दिखेगी, यानी कोई सुंदरता नहीं दिखेगी। यानी उसकी डेथ की यहाँ पे बात की जा रही है। और इसमें कहा जाता है कि अल्टर्ड हर पर्सन, उसने उस इंसान को फॉर द वर्स पूरी तरह से बदल दिया, इस सत्य ने। एंड कॉमिकली आयरनिक इन मार्क टवेन्स कमेंट दैट। और हम देख सकते हैं कि अंडरस्टेटमेंट का यूज़ किया गया है मार्क टवेन, जो कि अमेरिकन राइटर हैं, उनके द्वारा भी। द रिपोर्ट्स ऑफ माई डेथ आर ग्रेटली एग्जीग्रेटेड। यहाँ पे वो कहते हैं कि एक बार जो उनकी डेथ की गलत रिपोर्ट छाप दी गई थी न्यूज़पेपर में, उसके बारे में वो खुद कहते हैं कि द रिपोर्ट ऑफ माई डेथ, यानी मेरी जो मृत्यु का समाचार है, आर ग्रेटली एग्जीग्रेटेड, ये कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ बना दी गई। यानी अपनी ही डेथ की जो इतनी गंभीर न्यूज़ थी उसे उन्होंने एक मजाकिया अंदाज में कह दिया है। सम क्रिटिक्स एक्सटेंड meiosis to the use in literature for a simple, unempathetic
statement to enhance the effect of a deeply pathetic or tragic event। तो यहाँ पे जो अति संवेदनशील बात है उसको भी कम करके दिखाया जाता है, और ट्रेजिक इवेंट या फिर किसी दुखद घटना को। एन एग्जाम्पल इज़ द लाइन एट द क्लोज ऑफ द नैरेटिव इन वर्ड्सवर्थ माइकल 1800। वर्ड्सवर्थ की जो माइकल पोएम थी 1800 में जो आई थी, उसकी एक लाइन यहाँ पे ली गई है, एंड नेवर लिफ्टेड अप ए सिंगल स्टोन। नेवर लिफ्टेड अप ए सिंगल स्टोन यानी उसने आज तक भी एक सिंगल स्टोन, छोटा सा पत्थर तक नहीं उठाया है। तो ये था हमारा अंडर स्टेटमेंट, इसका एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, मेटोनमी। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। इन मेटोनमी ग्रीक फॉर ए चेंज ऑफ नेम। इसमें हम देखते हैं कि ए चेंज ऑफ नेम क्या आता है। द लिटरल टर्म फॉर वन थिंग इज अप्लाइड टू अनदर with which it has become closely associated because of a recurrent relationship in common experience। इसमें हम देखते हैं कि किसी चीज़ को अनदर नेम यानी दूसरा नाम दिया जाता है ताकि वो उसका वही रिलेशनशिप दिखाए जो कि एक्चुअल में है। Thus the crown or the scepter can be used to understand for a king and यहाँ पे हम देख सकते हैं कि द क्राउन यानी अगर बात की जाएगी द क्राउन की तो केवल ताज की नहीं बल्कि राजा की भी वहाँ पे बात की जाएगी, यानी किंग के लिए लिख दिया द क्राउन। द स्कैप्टर यानी उस राजा का जो सत्ता है उसके लिए स्कैप्टर हम वहाँ पे वर्ड यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे ही हॉलीवुड जो नेम दिया गया है फिल्म इंडस्ट्री को, तो पूरे फिल्म इंडस्ट्री को यहाँ पे दूसरा नेम यानी हॉलीवुड कहा गया है। जैसे मिल्टन कैन सिग्निफाई द राइटिंग ऑफ मिल्टन। अगर केवल मिल्टन वर्ड का यूज़ किया जाता है तो उसमें हमें पता लग जाता है कि मिल्टन के जितने भी राइटिंग्स हैं, उसके जितने भी काम हैं, उसके बारे में वहाँ पे बात हो रही है। जैसे अगर हम कहते हैं आई हैव रीड ऑल ऑफ मिल्टन, यानी मैंने मिल्टन को अच्छे से पढ़ लिया है, यानी इसका मतलब मैंने उसके सभी वर्क्स को अच्छे से पढ़ लिया है। तो मेटोनमी में हम ये करते हैं कि उससे चेंज ऑफ नेम करते हैं, जिसमें दूसरा नाम हम उस चीज़ के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच जो हमारी है साइनेडकी। ग्रीक में इसे कहा जाता है टेकिंग टुगेदर यानी साथ साथ रखना। ए पार्ट ऑफ समथिंग इज यूज टू सिग्निफाई द होल। किसी संपूर्ण का एक पार्ट इसमें दिखाया जाता है, और मोर रेयरली या फिर द होल इज यूज टू सिग्निफाई ए पार्ट, या फिर किसी भाग का एक संपूर्ण हिस्सा साइनेडकी फिगर ऑफ स्पीच में हम दिखाने की कोशिश करते हैं। वी यूज़ द टर्म 10 हैंड्स। जैसे हम एक टर्म का यूज़ करते हैं 10 हैंड्स फॉर 10 वर्क्स में, 10 लोग काम कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि 10 हैंड्स काम वहाँ पे कर रहे हैं। और 100 सेल्स यानी हम कह सकते हैं कि 100 सेल्स फॉर शिप, जहाज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं 100 सेल्स। एंड इन करंट स्लैंग जो कि हम फ़िलहाल करते हैं आजकल, इस तरह का यूज़ हम व्हील्स टू अंडरस्टैंड फॉर एन ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल की बात अगर हो रही है तो व्हील्स हम बोल देते हैं कि व्हील्स के बारे में बात हो रही है, यानी उसका एक पार्ट वो पूरे को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। फिर आगे हम देखते हैं कि इन ए बोल्ड यूज ऑफ द फिगर मिल्टन डिस्क्राइब द करप्ट एंड ग्रीडी क्लर्जी इन लाइसिडास एस ब्लाइंड माउथ्स। मिल्टन के यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है लाइसिडास से, जिसमें वो कहता है क्लर्जी को ब्लाइंड माउथ है, यानी बिल्कुल चुप रहने वाला। इसके बाद हम नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं पर्सोनिफिकेशन। इट इज़ ए फिगर रिलेटेड टू मेटाफर। ये मेटाफर के जैसे ही रिलेटेड है। इसमें भी हम देखते हैं कंपैरिजन किया जाता है, इन विच आइदर एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इज स्पोकन ऑफ एज दो इट वेर इंडोर्ड विथ लाइफ और विथ ह्यूमन एट्रीब्यूट्स और फीलिंग्स। तो इसमें हम देखते हैं किसी भी अमानवीय जो चीज़ है उस पर हम मानवीय गुण डालने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि उसे जीवन आ जाए, और ऐसा हम कंपैरिजन में किया जाता है। मिल्टन रोट इन पैराडाइज लॉस्ट। जैसे कि मिल्टन ने लिखा था पैराडाइज लॉस्ट में, एज एडम बिट इनटू द फेटल एप्पल,
जब उन्होंने वो फल खा लिया था, जो कि विनाशकारी फल था, उसे खा लिया था, तो उसके बाद इसमें लिखा गया है स्काई लोअर्ड, यानी आसमान झुक गया है, एंड मटरिंग थंडर, आसमान झुक गया, यानी यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हो रहा है, आसमान तो झुक नहीं सकता, एंड मटरिंग थंडर, और जो आसमान है वो बड़बड़ा रहा है, जबकि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन पर्सोनिफिकेशन का यहाँ पे यूज़ किया गया। सम सैड ड्रॉप्स, और कहता है कि कुछ दुखी बूंदें आसमान से गिर रही हैं, वेप्ट, रो रही है, एट कंप्लीटिंग ऑफ द मॉर्टल सिन, यानी इस ऐसे पाप के पूरा होने के बाद पूरा जो आसमान है वो भी रो रहा है। ऐसा पैराडाइस लॉस्ट में दिखाता है, जब वो जो एडम है वो जो फल को खा लेते हैं। फिर आगे एक सा एग्जाम्पल देखते हैं हम, द सेकेंड स्टेंजा ऑफ कीट्स टू ऑटोमन। ओड टू ऑटोमन में जो कीट्स है वो कहता है कि फाइनली पर्सोनिफाई द सीज़न, वो ऋतु को पर्सोनिफाई करता है जो कि ऑटम है, एज ए वुमेन कैरिंग ऑन द रूलर कोर्स ऑफ दैट टाइम ऑफ ईयर। एंड इन अरोरा ले पोएम में भी दिखाता है कि एलिजाबेथ, इसमें एलिजाबेथ बैरेट बानू ने लिखा है, देन लैंड, यानी देन लैंड ज़मीन दिखी, देन इंग्लैंड, और फिर इंग्लैंड दिखा। ओ द फ्रॉस्टी क्लिप्स, यह विशाल चट्टानें लुक्ड कोल्ड अपॉन मी, मेरे तरफ कोल्ड देख रही हैं, यानी कोल्ड अपॉन का मतलब घूरते हुए देख रही है, जैसे कि एक अजनबी को दिखाया जाता है तो उसे कहते हैं हम कोल्ड अपॉन, देखना। तो ये था हमारा पर्सोनिफिकेशन। इसके बाद हम नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच को देखते हैं, ओनोमोटोफिया, ऑल्सो कॉल्ड इकोइज्म, इसे हम इकोइज्म भी कहते हैं, इज यूज्ड बोथ इन नैरो एंड इन ए ब्रॉड सेंस, इसे संकीर्ण और ब्रॉड दोनों सेंस में हम यूज़ कर सकते हैं। इन द नैरो एंड मोस्ट कॉमन यूज़, अगर इसके कॉमन यूज़ की बात की जाए, ओनोमेटोफिया डिज़ाइनेट्स ए वर्ड, ये किसी शब्द को डिज़ाइन करता है, और एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, यानी शब्दों के समूह को डिज़ाइन करता है, हुज साउंड सीम्स टू रिजेंबल क्लोजली द साउंड ऑफ इट डिनोट्स, यानी ऐसा वर्ड जिसमें एक साउंड डिनोट होती है, एक साउंड उसके वजह से दिखाया जाता है, जो चाहे किसी भी चीज़ का साउंड हो, जैसे हिस, बज़, रैटल, बैंग, ये एक तरह की साउंड्स हैं। तो इन वर्ड्स का अगर यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब ओनोमेटोफिया का यूज़ हो रहा है। टू लाइन्स ऑफ अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन्स कम डाउन ओ मेड, इनकी पोएम थी 1847 में, इसमें इसकी 2 लाइन यहाँ पे दी गई है जिसमें ओनोमेटोफिया का यूज़ किया गया है, आर ऑफन साइटेड एज ए स्किलफुल इंस्टेंस ऑफ ओनोमेटोफिया। देखते हैं, द मोन ऑफ डोव्स इन इमोरियल एल्म्स एंड मर्मरिंग ऑफ इनन्यूमरेबल बीज। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो मॉन ऑफ डव्स, यानी बतखों की आवाज़ है कूकू की, इन इमोरियल एल्म्स, यानी एल्म्स एक पेड़ है, प्राचीन पेड़ के ऊपर इन चिड़ियों की जो आवाज़ है, एंड मर्मरिंग ऑफ इनन्यूमरेबल बीज, मर्मरिंग यानी भिनभिनाहट की आवाज़ अनगिनत मधुमक्खियों की वहाँ पे आ रही है। तो ये सभी जो साउंड्स की जब बात होगी तो ओनोमेटोफिया का यूज़ हम वहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, द अमेरिकन क्रिटिक जॉन क्रोरेंसम हैज़ रिमार्क्ड दैट बाय मेकिंग ओनली 2 चेंजेस इन द कॉन्सोनेंट ऑफ द लास्ट लाइन, लास्ट लाइन की अगर बात की जाए ऊपर वाली, अगर ये रैंसम इसमें कहते हैं कि अगर एक भी वर्ड, एक भी कॉन्सोनेंट हम चेंज करते हैं लास्ट लाइन में, वी लूज़ द इकोइक इफेक्ट, बिकॉज हम उसका जो इकोइक इफेक्ट है उसे हम खो देंगे, बिकॉज वी चेंज द मीनिंग ड्रास्टिकली, क्योंकि हम उसका अर्थ ही खो देंगे। तो यानी एक भी कॉन्सोनेंट इसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं ओनोमेटोफिया के लिए। अगर हम यहाँ पे मर्मरिंग को मर्डरिंग लिख देंगे ऑफ इनन्यूमरेबल बीज, तो बिल्कुल इसका अर्थ चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि एक कॉन्सोनेंट से भी पूरे जो पोएम है या पूरा जो हमारा सेंटेंस है उसका पूरा अर्थ बिल्कुल अनर्थ हो जाता है। फिर आगे हम देखते हैं, इन द ब्रॉड सेंस, वृहद इसका जो सेंस में अगर बात की जाए तो ओनोमेटोफिया इज़ अप्लाइड टू वर्ड्स और पैसेज विच सीम्स टू करस्पेंड टू और टू स्ट्रांगली सजेस्ट what they denote in any way whatever in size, movement
टेक्सटाइल फील और फोर्स और एज वेल एज साउंड। तो यानी जो भी वो पोएम में डिनोट करना चाहता है उस तरह से हमें उसका यूज़ करना पड़ेगा ओनोमेटोफिया, और उसी से हमें जो पोएम है उसका पूरा अर्थ भी पता लगता है। फिर आगे देखते हैं अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप रिकमेंड्स सच एक्सटेंट वर्बल मिमिक्री इन हिज ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म। 1711 में जो पोप का वर्क आया था ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, इसमें वो बताते हैं कि ऐसी जो ओनोमेटोफिया है इसका यूज़ हमें किस तरह से करना चाहिए। वेयर इज सेज दैट, जब वो कहते हैं कि द साउंड शुड सीम एन इको ऑफ द सेंस, यानी जो ध्वनि है वो ऐसी होनी चाहिए कि जिसका कोई अर्थ निकले, यानी उसका अर्थ होना चाहिए। एंड गोज ऑन टू इलस्ट्रेट हिज मैगजीन बाई मिमिक्रिंग टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्शन और मोशन बाय द मैक्टिकल मूवमेंट एंड बाय द डिफ़िकल्टी और ease of utterance in conjunction with the meanings of the poetic lines that describe them। यहाँ पे बताना चाहते हैं कि कैसे उसका अर्थ पूरी तरह चेंज हो जाएगा अगर हम कोई भी चीज़ों को चेंज करते हैं तो, यानी किसी भी जो ध्वनि वाली जो वर्ड्स हैं उनका यूज़ तभी करना चाहिए जब हमें एक सही अर्थ उसमें मिले। When Ajax strives some rocks vast way to throw, एजेक्स यहाँ पे एक ग्रीक वॉरियर है, कहते हैं कि वो रॉक्स वास्ट वे टू थ्रो, वो मेहनत कर रहा है वास्ट वे टू थ्रो द लाइन्स टू लेवर्स। कहता है कि जब कैरेक्टर मेहनत करता है तो उसमें जो शब्द होने चाहिए वो भी बहुत ज़्यादा भारी भरकम होनी चाहिए ताकि सेंटेंस का अर्थ जो निकले वो मीनिंगफुल निकले। द लाइन टू लेवर्स, यानी पंक्तियों को भी लेबर करना पड़ता है। एंड द वर्ड्स मूव स्लो, और शब्दों को धीरे धीरे चलना पड़ता है, यानी मध्यम रहना पड़ता है। नॉट सो व्हेन स्विफ्ट्स कैमिला स्कॉर्स द प्लेन। कैमिला यहाँ पे एक जो योद्धा है, महिला योद्धा, उसके बारे में बात हो रही है। फ्लाइज ओवर द अनबेंडिंग कॉर्न, जो कि बिना झुके हुए चले जाती है बड़े बड़े कॉर्न के खेतों से। एंड स्किम्स अलोंग द मेन, और लहरों से तैर के निकल जाती है। यानी जब बात हैवी होती है, ऊपर की लाइन में हम देखते हैं कि हैवी बात है तो हमें वर्ड्स भी ऐसे यूज़ करने पड़ेंगे ओनोमेटोफिया में जिसका अर्थ उस हैवीनेस को एक्सेप्ट कर सके। और जब बात होती है स्कॉर्नफुल, यानी जो बात होती है महिला योद्धा की, उसमें हमें प्लीजेंट वर्ड्स का, ऐसी ध्वनियों का यूज़ करना पड़ेगा जिससे कि हमारी जो लाइन है उसका अर्थ अच्छे से निकले। तो ये था ओनोमेटोफिया स्पीच। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स जिसे हम विरोधाभास अलंकार भी कहते हैं। ए पैराडॉक्स इज ए स्टेटमेंट विच सीम्स ऑन इट्स फेस टू बी लॉजिकली कॉन्ट्राडिक्टरी और अपसेट। एक बेतुका सा, इसमें हम देखते हैं तर्कहीन, ऐसे इसका सेंस निकलता है, इसे हम विरोधाभास भी कहते हैं। यह टर्न्स आउट टू बी इंटरप्रिटेबल इन ए वे दैट मेक्स गुड सेंस, लेकिन इसका जो अर्थ निकलता है एक गुड सेंस में निकलना चाहिए। एन इंस्टेंस इज द कंक्लूजन टू जॉन डन सोनेट डेथ बी नॉट प्राउड। तो यहाँ पे जो जॉन डन है उसका एक सोनेट लिखा गया है डेथ बी नॉट प्राउड, जिससे हम देख सकते हैं कि विरोधाभास का यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है। वन शॉर्ट स्लीप पास्ट वी वेक इटर्नली, कहता है कि हमारी डेथ के बाद वन शॉर्ट स्लीप पास्ट, यानी एक छोटी सी नींद जो गुजर जाएगी, वी वेक इटर्नली, और मरने के बाद, डेथ के बाद वी वेक इटर्नली, हम हमेशा के लिए जाग जाएंगे इस दुनिया से। एंड डेथ शैल बी नो मोर, और अब जो डेथ है वो जिंदा नहीं है, डेथ दाउ शैल डाई, और मृत्यु जो कि मर जाएगी। तो यहाँ पे गहरा इसका मीनिंग निकलता है, जिसे हम देख सकते हैं यहाँ पे पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। द पैराडॉक्स इज यूज्ड ओकेजनली बाय ऑलमोस्ट ऑल पोएट्स। पैराडॉक्स का यूज़ लगभग सभी पोएट्स ने किया है, बट वॉज ए परसिस्टेंट एंड सेंट्रल डिवाइस इन 17th सेंचुरी मेटाफिजिकल पोइट्री। लेकिन हम देखते हैं कि पैराडॉक्स का सबसे ज़्यादा यूज़ 17th सेंचुरी में मेटाफिजिकल पोइट्री के दौरान हुआ था, बोथ इन इट्स रिलीजियस एंड सेकुलर फॉर्म्स, इसके दोनों फॉर्म्स में। डन हु रोट ए
प्रोज कलेक्शन टाइटल डन, जिसने प्रोज कलेक्शन भी लिखा था, प्रॉब्लम्स एंड पैराडॉक्सेस, एक्सप्लॉइटेड द फिगर इन हिज पोइट्री। उसके बारे में उसने बड़ा चढ़ाकर बातें इसमें की है। द कैननाइजेशन, उसका एक वर्क था द कैननाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल इसमें उसने कहा है इज़ ऑर्गेनाइज्ड एज एन एक्सटेंडेड प्रूफ, एक प्रूफ के तरह इसमें इसने बताया गया है, फुल ऑफ लोकल पैराडॉक्सेस, बहुत ज़्यादा पैराडॉक्सेस का यूज़ इसमें किया गया है। फॉर द पैराडॉक्सिकल थेसिस दैट सेक्सुअल लवर्स आर सेंट्स, और जो सांसारिक प्रेमी हैं उनको संत के समान उसमें बताया गया है। पैराडॉक्स इज़ ऑल्सो ए फ्रिक्वेंट कंपोनेंट इन वर्बल विट, किसी भी बात में पैराडॉक्स का यूज़ हम कर सकते हैं, फ्रिक्वेंटली इसका यूज़ किया जाता है। फिर इसके बाद थोड़ा मिलता जुलता है पैराडॉक्स से ही, वो है ऑक्सीमोरन, हमारा नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच। ऑक्सीमोरन की अगर बात की जाए तो इफ़ द पैराडॉक्सिकल अटरेंस कंजेंट टू टर्म्स, अगर ये दो टर्म्स को ज्वाइन करता है दैट इन ऑर्डिनरी यूजेस आर कंट्रीज, जिसमें कि विपरीत चीज़ों को जोड़ा जाता है, इट इज़ कॉल्ड एन ऑक्सीमोरन। इससे हम यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ होता है उसे ऑक्सीमोरन कह सकते हैं। एन एग्जाम्पल इज़ अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिया गया है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का, ओ डेथ इन लाइफ, द डेज दैट आर नो मोर, वो दिन जब अब नहीं रहे। द ऑक्सीमोरन वॉज ए फीमेल टाइप ऑफ पेट्रार्किंग कंसीट इन एलिजाबेथन लव पोइट्री। एलिजाबेथन लव पोइट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है पेट्रार्कन कंसीट का इन फ्रेज लाइक प्लीजिंग प्लेन्स, अलग अलग फ्रेज में इसकी बात की गई है, जैसे प्लीजिंग पेन्स यानी सुख देने वाले दर्द, आई बर्न एंड फ्रीज यानी यहाँ पे कहा गया है कि मैं जलता हूँ और जम जाता हूँ, दोनों को एक साथ रखा गया है। लविंग हेट यानी प्यार करने वाले हेट। इट इज़ ऑल्सो ए फ्रिक्वेंट फिगर इन डिवोशनल प्रोज एंड रिलीजियस पोइट्री एज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द क्रिश्चियन मिस्ट्रीज प्लेस। क्रिश्चियन मिस्ट्रीज में भी सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है ऑक्सीमोरन्स का, विच ट्रांसेंड्स ह्यूमन साइंस एंड लॉजिक, जो कि ह्यूमन साइंस और लॉजिक को दिखाता है। सो जॉन मिल्टन डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ गॉड। जॉन मिल्टन अपने पैराडाइज लॉस्ट में अपीयरेंस ऑफ गॉड को बताते हैं कि डार्क विथ एक्सेसिव ब्राइट दाई स्कर्ट्स अपेयर, यानी इनका जो गॉड की अपीयरेंस को यानी बहुत ज़्यादा लाइट को दिखाते हैं, कहते हैं कि डार्क विथ एक्सेसिव ब्राइट, बहुत ज़्यादा प्रकाश होने के कारण दाई स्कर्ट्स अपेयर, उनकी जो स्कर्ट्स है यानी जो वस्त्र है वो अत्यधिक चमक के कारण बिल्कुल काले पड़ गए, यानी काले दिखाई देते हैं। यानी जब भगवान की रोशनी, दैवी रोशनी जब पड़ती है तो हर चीज़ अंधकार के रूप में दिखाई देता है, इस तरह से यहाँ पे बताते हैं, यानी ऑक्सीमोरन का यूज़ पैराडाइज लॉस्ट में यहाँ पे किया गया है। पैराडॉक्स वॉज ए प्रोमिनेंट कंसर्न्स ऑफ मैनी न्यू क्रिटिक्स who extended the term from its limited application to a type of figurative language so as it to make it compass all surprising deviations from or qualification of common perception or commonplace opinions। तो बहुत ज़्यादा यूज़ न्यू क्रिटिक्स ने भी इसका किया हुआ है। आइए जान लेते हैं हम थोड़ा बहुत इसका ऑक्सीमोरन और पैराडॉक्स, इन दोनों में क्या अंतर होता है। पैराडॉक्स की अगर बात की जाए तो उसमें हम पूरा एक सेंटेंस देखते हैं, इसके एग्जाम्पल में पूरे एक सेंटेंस में पैराडॉक्स का यूज़ किया जाता है, और जब इसका हम मीनिंग निकालते हैं तो हम देखते हैं कि पहले तो हमें लगता है कि इसका मीनिंग थोड़ा सा रॉन्ग है, थोड़ा फॉल्स टाइप का निकल रहा है, लेकिन जब हम गहराई में सोचते हैं इसके बारे में तो उसका जो मीनिंग निकलता है वो बिल्कुल सही होता है, राइट होता है, यानी उससे हमें कोई मॉरल निकलता है, कोई सीख उससे हमें मिलती है। जैसे कहा जाता है कि जो पोप की लाइन है, चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, ये पैराडॉक्स का एक एग्जाम्पल है। इसके बाद जो ऑक्सीमोरन है उसको पहचानने का तरीका यह है कि इसमें केवल कुछ जो वर्ड्स होते हैं, कुछ टर्म होता है, उनको ज्वाइन किया जाता है आपस में, दो टर्म्स को, और उन वर्ड्स के माध्यम से एक नया गहरा यहाँ पे डीप मीनिंग निकालने का प्रोसेस किया जाता है, जिसमें हमें कोई डीप मीनिंग निकले। जैसे क्लीन डर्ट, और यहाँ पे बताया गया है प्लीजिंग पेन्स, द आई बर्न एंड फ्रीज, तो यहाँ पे ऑक्सीमोरन का यूज़ किया जाता है। इन दोनों में अंतर आपको निकालना आना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सिमिली एंड एपिक सिमिली। इन ए सिमिली
ए कंपैरिजन बिटवीन टू डिस्टिंक्टली डिफरेंट थिंग्स इज एक्सप्लिसिटली इंडिकेटेड बाय द वर्ड लाइक और एस। यानी दो अलग अलग जो वर्ड्स हैं उनको कंपैरिजन करके इसमें जोड़ा जाता है लाइक और एस। यानी लाइक और एस का जब यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ये थोड़ा हमारे लिए सिंपल भी रहेगा कि लाइक और एस का अगर किसी सेंटेंस में यूज़ हो रहा है कंपैरिजन के लिए, तो वहाँ पे हम सिमली मेटाफर जो सिमली फिगर ऑफ स्पीच है बता सकते हैं कि यहाँ पे उसका यूज़ किया गया है। ए सिंपल एग्जाम्पल इज़ रॉबर्ट बर्न्स। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है रॉबर्ट बर्न्स के पोएम है ओ माई लव्स लाइक ए रेड रेड रोज। तो यहाँ पे लाइक का यूज़ किया गया है, इसलिए सिमली फिगर ऑफ स्पीच है। द फॉलोइंग सिमली फ्रॉम सैमुअल टेलर कॉलरिज द राइम ऑफ द एनिशेंट मैनर। यहाँ पे कॉलरिज की पोएम दी गई है राइम ऑफ द एनिशेंट मैनर, उसकी मैरिनर, उसकी कुछ यहाँ पे लाइन्स दी गई है। एंड आइस मास्ट हाई केम फ्लोटिंग बाई एस ग्रीन एस एमरल्ड। तो यहाँ पे बर्फ़, जो बर्फीली चट्टान है उसका यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है एस एमरल्ड, यानी एक जो ग्रीन कलर का एमरल्ड पत्थर होता है उसकी चमक के साथ। फिर एपिक सिमली जिसका कि पहले यूज़ किया जाता था बहुत ज़्यादा, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। आर फॉर्मल, ये बिल्कुल फॉर्मल होती है। सस्टेन सिमलीज इन विच द सेकेंडरी सब्जेक्ट, यहाँ पे जो सेकेंडरी सब्जेक्ट होता है यानी जो गौड़ विषय है जिसे हम व्हीकल भी कहते हैं, इज़ एलाबोरेटेड फॉर फार बियॉन्ड इट्स स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑफ क्लोज पैरेलल टू द प्राइमरी सब्जेक्ट। प्राइमरी सब्जेक्ट से बिल्कुल स्पेसिफिक पॉइंट यानी क्लोज रिलेशनशिप दिखाता है। और टेनर टू विच इट इज़ कंपेयर्ड सी अंडर फिगरेटिव लैंग्वेज। दिस फिगर वॉज इमिटेटेड फ्रॉम होमर बाय वर्जिल। होमर से लेके होमर ने इसका यूज़ किया गया था एपिक सिमली का, वर्जिल मिल्टन, फिर मिल्टन ने इसका यूज़ किया, फिर होमर के बाद वर्जिल ने यूज़ किया, फिर मिल्टन ने यूज़ किया। तो ऐसे इसका यूज़ होता गया बहुत ज़्यादा राइटर्स के द्वारा। लिटरेरी एपिक्स, अपने एपिक्स में हु एम्प्लॉयड इट टू इन्हांस द सेरेमोनियल क्वालिटी एंड वाइड रेंजिंग रेफरेंस ऑफ द नैरेटिव स्टाइल्स। इन द एपिक सिमली इन पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट का यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है एपिक सिमली का। मिल्टन डिस्क्राइब हिज प्राइमरी सब्जेक्ट द फॉलन एंजल्स थ्रोइंग टुवार्ड्स देयर न्यू बिल्ट पैलेस ऑफ पैंडेमोनियम बाय एन एलाबरेट कंपैरिजन ऑफ द स्वामिंग ऑफ बीज। तो मिल्टन ने यहाँ पे बताया है कि जब जो फॉलन एंजल्स थी, वो जो परियां थी, वो अपने न्यू बिल्ट पैलेस की तरफ पैंडेमोनियम की तरफ जा रही थी, तब उसका कंपैरिजन उसने किया है बिल्कुल एक मधुमक्खी के झुंड से। एज बीज इन स्प्रिंग टाइम व्हेन द सन विथ टॉरस राइट्स, यानी जब जो मधुमक्खी होती है वो स्प्रिंग टाइम में एक झुंड बना के जा रही है, जब जो सूर्य होता है वह टॉरस यानी वृष की तरफ होता है। पॉर फोर्थ देयर पॉपुलस यूथ अबाउट द हाइव, यानी जो पूरी आबादी वाले युवाओं को छत्ते के चारों ओर मंडरा रही है। इन क्लस्टर्स, बिल्कुल झुंड में। दे अमंग फ्रेश ड्यूज एंड फ्लावर्स, वहाँ पे जो फ्लावर्स है, ड्यूज़ है, बिल्कुल फ्रेश है, ताज़ी है। फ्लाई टू एंड फ्रो, यहाँ वहाँ जा रही हैं। और ऑन द स्मूथ प्लैंक द सब हर्ब ऑफ दियर स्ट्रॉ ब्यूल्ट सीटाडेल, देखते हैं कि स्ट्रॉ ब्यूल्ट यानी तिनकों से बने उनके नगर में न्यू रब्ड विथ बाम, जो कि टहलती, विचार करती हुई, विमर्श करती हुई जा रही हैं चिकने तख्ते पर, स्मूथ प्लैंक की तरफ, बिल्कुल बाम उस पर, या जिसका हम कह सकते हैं कि मलहम लगाया हुआ, टहलती, विचार करती हुई। एक्सपेक्टेड एंड कन्फर, विमर्श करती है, जाती हैं और पूछती हैं दियर स्टेट अफेयर्स, अपने राज्य के बारे में। सो थिंक द एरिक क्राउड स्वाम्ड एंड वेर स्ट्रेंड, झुंड बनाकर गई वो और सिमट गई वहाँ पर। पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच है, एलेगरी। ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट और स्पिरिचुअल मीनिंग, यानी एक अमूर्त विचार, आध्यात्मिक अर्थ इसमें निकलता है। समटाइम्स इट कैन बी सिंगल वर्ड, कभी कभी एक शब्द या एक फ्रेज में, सच एज
द नेम ऑफ ए कैरेक्टर और प्लेस, या किसी कैरेक्टर के नेम में या किसी उसके प्लेस के नेम में, ऑफन इट इज़ ए सिम्बॉलिक नैरेटिव दैट हैज़ नॉट ओनली ए लिटरल मीनिंग। और इसका एक नैरेटिव होता है, एक सिंबल, यानी एक इसका हम कह सकते हैं कि अर्थ जो निकलता है वो नॉट ओनली लिटरल मीनिंग बट ए लार्जर वन अंडरस्टूड, लेकिन उससे कहीं अधिक, ओनली आफ्टर रीडिंग द इंटायर स्टोरी और पोएम, पूरा पढ़ने के बाद जो भी इसका जो मॉरल निकलता है वो हम एलेगरी में देखते हैं। जैसे कि द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इज़ ए मॉरल एंड रिलीजियस एलेगरी इन ए प्रोज नैरेटिव, ये भी एक प्रोज नैरेटिव में लिखा गया जो है रिलीजियस एलेगरी का उदाहरण है। एडमंड स्पेंसर द फेयरी क्वीन, एडमंड स्पेंसर का जो लिखा गया है फेयरी क्वीन फ्यूजेस मॉरल, रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल एलेगरी इन ए वर्स रोमांस। फिर हम देखते हैं जॉन कीट्स मेक ए सबटाइल यूज़ ऑफ एलेगरी थ्रू आउट हिज ओड टू ऑटोमन 1820, उसमें भी इन्होंने यूज़ किया गया है एलेगरी का। द पिलग्रिम प्रोग्रेस इज़ ए मॉडर्न रिलीजियस, ये तो हो गया हमारा। तो ओड टू ऑटोमन में भी कीट्स ने एलेगरी जो फिगर ऑफ स्पीच है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, सो ब्रीफ दैट इट रिप्रेजेंट एन एलेगरिक टेबल्यू rather than an action is the passage in Thomas Gray's elegy written in a country churchyard। इसका यहाँ पे 2 लाइन दिया गया है, Can honor's voice provoke the silent dust और flattery soothe the dull cold air of death। तो यहाँ पे कहता है कि क्या जो ऑनर वॉइस प्रोवोक्स, यानी जो धन है, यश है, उसकी आवाज़ उस खामोश धूल को फिर से उठा पाएगी, फिर से उस साइलेंट डस्ट को जीवित कर पाएगी, और फ्लैटी सूद द डल कोल्ड एयर ऑफ डेथ, या फिर क्या चापलूसी जो फ्लैटरी है वो मृत्यु के उन ठंडे और सुन्न पड़ चुके कानों को सुकून पहुंचा पाएगी। यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन किया है। तो यह भी हम सब ने ये जो इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ लिया है। अगर आपको इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट लगता है तो उसे नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।